बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे सबसे ज्यादा खतरा रांगा माटी से निकलते वक्त था। ये बजा के मेरे सब साथी मुसल्ला थे, लेकिन रानी, उसके बेटे और इतने ज्यादा सामान की वजह से हम किसी ओट में होकर मुकाबला करने की पोजीशन में ना थे। हमें खुली जगह पर मुकाबला करना था और चकमा तीर अंदाजों के जहर में बुझे हुए तीरों से खुद को बचाना और उन्हें हलाक करना था, जो दरख्तों में अपने जिस्मों पर मुख्तलिफ रंग लगाए हुए कीमोफलाज होंगे। साथियों को तरबियत देने के लिए मैंने हवेली में से 3 पहरेदारों को मुंतखब किया और रानी के जरिए उन्हें समझाया कि वो दोपहर को अपने जिस्मों को मुख्तलिफ रंगों से कीमोफलाज करके दरख्तों पर चढ़ जाए, और जब हम वहां से गुजरे तो वो हमारे इर्द गिर्द तीर फेंके जो हमें ना लगे। ये इंतजाम करके मैं साथियों के पास गया और उन्हें कहा कि आज दोपहर बगैर असलहा के हवेली के सहन में चहलकदमी करेंगे। सिर्फ मैंने अपना पिस्तौल अपने पास रखा था। मुकर्ररा टाइम पर सब साथियों की तस्दीक करके कि वो गैर मुसल्लह हैं, उनको लिए बाहर सहन में आ गया और चहलकदमी शुरू कर दी। मैंने असलहा अपने पास सिर्फ इसलिए रखा था कि अगर पहरेदार तीरंदाजों में से किसी की नीयत बदल जाए तो उसे जेर कर सकूं। हम दरख्तों के झुंड के करीब पहुंचे ही थे कि हमारे इर्द गिर्द तीर बरसने लगे। तीरों की बौछार देखकर मेरे गैर मुसल्लह साथी इधर उधर भागने लगे। ये वाकया उनके लिए इतना गैर मुतवक्के था कि वो यकीनन समझने लगे होंगे कि मैं उन्हें गैर मुसल्लह करके यहाँ इसलिए ले आया ताकि उन सब को मरवा सकूं। मैंने इशारे से तीरंदाजों को तीर चलाने से रोका और उन्हें नीचे उतरने का कहा। तीनों तीरंदाज नीचे उतरे तो मैंने बिखरे और भागते हुए साथियों को आवाजें दी और वापस बुलाया। वो मुझको पहले तो शक की निगाह से खड़े देखते रहे, फिर आहिस्ता से मेरे पास आने लगे। तीरंदाज भी मेरे करीब खड़े थे। सब करीब पहुंच गए तो मैंने कहा कि ये सब मैंने आप लोगों की अमली ट्रेनिंग के लिए किया है। बहुत मुमकिन है कि वापसी पर हमें ऐसे ही हमला आवरों का सामना करना पड़े। मैंने तुम सबको गैर मुसल्लह इसलिए किया था कि तुम इस ट्रेनिंग को असली हमला समझकर उन पर फायर ना खोल दो। आप सब ने अब अमली तौर पर हमला होने का मुशाहदा कर लिया है, इसलिए दौरान सफर अपनी निगाहें और असलहा का रुख दरख्तों पर मरकूज रखें और जरा सा भी शक होने पर फायर खोल दें। जब उनको इस हमले की असलियत मालूम हो गई तो सब खिलखिलाकर हंस पड़े। रानी का दूसरा मुशीर भी पहले मुशीर की मौत के बाद हवेली में नहीं आया था। शाम को रजी परेशानी के आलम में वापस आया और बोला कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके झोंपड़े को नजर आतिश कर दिया गया है। उसकी बीवी गायब है। जब मैंने उसे बताया कि उसकी बीवी बिल्कुल सलामत है और हवेली में है तो उसकी जान में जान आई। उसने बताया कि कश्तियों का इंतजाम करने के लिए उसे इतने दिन इसलिए लग गए कि दरियाई बाजार कल ही यहाँ पहुंचा है और उसने गांव के सरदार के जरिए 3 कश्तियों का बंदोबस्त कर लिया है जो परसों दोपहर 4 बजे गांव के घाट पर हमें चिटागांग तक ले जाने के लिए पहुंच जाएंगी। 15,000 टका उनका मुआवजा तय हुआ है। हालात के पेश नज़र मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था, लिहाजा मैंने फैसला किया कि कल सुबह ही यहाँ से कूच कर जाना चाहिए। रजी के मुताबिक 8 घंटे के पैदल सफर के बाद ही हम उस गांव तक पहुंच सकेंगे। मैंने सुबह 6 बजे रवानगी का वक्त मुकर्रर किया। अपने साथियों को तैयारी का कहकर मैं जनान खाने जाकर रानी को रवानगी का बताया और फिर वहां से सीधा तय खाने में सरदार से मिलने चल पड़ा। जब तय खाने में मुकीद सरदार के कमरे के सामने पहुंचा तो यह देखकर मेरे औसान खता हो गए। कैद खाने का दरवाज़ा खुला हुआ था और थाई पहरेदार की लाश दरवाजे में ही पड़ी थी, और सरदार बमा थाई पहरेदार की राइफल के गायब था और खिड़की से एक रस्सी लटक रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह रस्सी कहाँ से आई। मैं मुल्हिका बाथरूम में गया तो वहां भी एक खिड़की थी जिस पर भी एक छज्जा बना हुआ था। सरदार की निगरानी और तलाशी के दौरान यह जगह हमसे तलाशी लेने में रह गई थी। सरदार को यकीनन 2 रस्सियां भेजी गई थी, एक हमें धोखा देने के लिए और दूसरी इस्तेमाल के लिए। एक रस्सी मिलने पर हम मुतमईन हो गए थे और बाकी वक्त बाकी चीजें तलाश करने में सरफ हुआ था। मैंने थाई पहरेदार की लाश घसीट कर सरदार के बेड पर डाल दी और कंबल उड़ा दिया। कमरे को ताला लगाकर मैं रानी को सरदार के फरार की खबर दिए बगैर सीधा अपने साथियों के पास गया और कैसर और नंबर 2 को बुलाकर सारी हकीकत बतलाई। सरदार के फरार की खबर सुनकर वो परेशान तो बहुत हुए, लेकिन मेरी इस बात से मुत्तफिक थे कि हमें कल सुबह रवाना हो जाना चाहिए ताकि सरदार को हमारे खिलाफ ताकत जमा करने और कार्रवाई करने और तैयारी के लिए वक़्त कम मिल सके। सुबह 6 बजे तक मेरे सब साथी रवानगी के लिए तैयार थे। खचरों पर सामान लादा जा चुका था। मैं रजी के साथ काफिले में सबसे आगे खड़ा था और मेरे पीछे कैसर के 2 साथी और दरमियान में खच्चरों पर औरतें बैठी हुई थी और पीछे कैसर नंबर 2 और बाकी साथी थे। हम हवेली से पूरी तैयारी की हालत में निकले
और चकमा बस्ती को क्रॉस करते हुए जंगल में दाखिल हो गए। अब आगे टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था। रजी बतौर गाइड मेरे साथ साथ चल रहा था कि अचानक मुझे कोई आवाज़ सुनाई दी। मैंने गौर किया तो वह उल्लू के बोलने की आवाज़ थी। रजी और मैं बिल्कुल साथ साथ चल रहे थे। मैंने नहायत धीमी आवाज़ में उससे पूछा कि उसने एक मकान की छत पर जलती बुझती रोशनी देखी है। रजी ने कहा हाँ, और फिर साथ ही उल्लू के बोलने जैसी आवाज़ें भी आने लगी। मैंने फौरन पहचान लिया कि ये असली उल्लू की आवाज़ नहीं है, बल्कि किसी इंसान ने निकाली है। उल्लू रात के पहले आधे हिस्से में ही बोलते हैं, सुबह नहीं। मैं समझ गया कि हमारी रवानगी और रास्ते का इल्म मुखालिफिन को हो चुका है और हम पर हमला करने वालों ने उल्लू की आवाज़ का सिग्नल पास किया है। कैसर का एक साथी जो मेरे साथ ही चल रहा था, उसे कहा कि पीछे जाकर बाकी साथियों से कह दो कि रेड अलर्ट रहें। दुश्मन को हमारे इस रास्ते रवानगी का इल्म हो चुका है और किसी भी लम्हे हमारा इस्तकबाल किया जा सकता है। वो सबको इतला देने चला गया। हम अभी जंगल से गुजर ही रहे थे, जहां पर दरख्त इतने बेतरतीब से थे कि हमें सीधा चलने की बजाय आड़ा तिरछा होकर गुजरना पड़ रहा था। हमारे पाँव के नीचे दरख्तों के सूखे पत्ते आकर चुड़मुड़ा कर हमारे चलने का पता दे रहे थे। हम तकरीबन अभी 2 कदम ही चले होंगे कि हमारे खच्चर जक बारगी रुक कर हुनहनाने लगे। जानवरों में खतरे को जानने की हिस्स इंसानों की निस्बत तेज होती है। इस यकीन के साथ कि अब हम हमला आवरों के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, अपने चारों तरफ फैले दरख्तों के झुंडों पर सब मशीन गन से फायर करने शुरू कर दिए। मेरी ये फायरिंग साथियों के लिए सिग्नल थी। उन्होंने भी इसी तरह फायरिंग करनी शुरू कर दी। जंगल गोलियों की आवाज़ों से गूंज उठा और परिंदे घोंसलों से शोर मचाते हुए उड़ने लगे। फायरिंग की आवाज़ और परिंदों के शोर से जंगल की खामोशी का तिलिस्म टूट चुका था। अभी तक हम पर कोई तीर नहीं चलाया गया था और ना ही कोई हमला आवर नजर आया था। हमला आवरों के अपने करीब होने को मैं अपना वहम तो कह सकता था, मगर खच्चरों के हुनहुनाने की वजह क्या हो सकती है? अचानक मुझे ख्याल आया कि हो सकता है हमला आवर दूर हों और उनके कुछ मुखबर हमारे दाएं बाएं मतवादी चल रहे हों, और उनके पाँव के नीचे सूखे पत्ते आने की आवाज की वजह से खच्चर हुनहुना रहे हों। बिल्ली अंधेरे में इतना साफ देख सकती है जैसे इंसान रोशनी में देखता है। चींटियों को बारिश होने का इल्म बहुत पहले हो जाता है और वो अपनी खुराक महफूज जगह मुंतकिल कर देती हैं। जलजला आने से पहले कुत्ते महसूस आवाज निकाल कर रोते हैं। सुरह आंधी आने से पहले शुतुरमुर्ग अपना सर रेत में छुपा लेते हैं, और इसी तरह हमारे हच्चरों का हुनहुनाना बिला वजह नहीं था। अब मैंने दरख्तों के ऊपरी हिस्से पर फायर करने की बजाय अपने दाएं बाएं जमीन से 4 फुट की बुलंदी पर रखकर फायर करना शुरू कर दिए, और हमें पहली इंसानी चीख सुनाई दी। काफिले को वहीं रोककर हम टार्चों की रोशनी में चीख की समझ गए। एक चिकमा मर्द जिसके जिस्म पर मुख्तलिफ रंग लगे हुए थे, जमीन पर पड़ा कराह रहा था, और उसका भाला भी उसके करीब ही पड़ा था। गोली उसकी छाती में लगी थी और वह चंद लम्हों का मेहमान था। मैंने फौरी रजी की बीवी को बुलाया ताकि वो अपना हम कबीला होने की वजह से शायद हमला आवरों का प्लान बता दे। रजी की बीवी को वो बस इतना ही बता सका कि 4-5 भाले बरदार काफिले के दाएं बाएं मतवादी चल रहे हैं और 100 से ज्यादा तीरंदाज जंगल के एहतताम पर दरख्तों में छुपे हमारा इंतजार कर रहे हैं, और उन्हें ताकीद की गई है कि वो हम पर एकदम इकट्ठे इस वक्त तीर बरसाएं जब हम जंगल से निकल रहे हों। इस तरह ना तो पीछे लौटकर जंगल में दरख्तों की ओट में छुप सकेंगे और ना ही आगे खुली और पथरीली जगह पर हमें पनाह मिल सकेगी, यानी ओट ना मिल सकेगी। तीर अंदाजों के पास जहर में बुझे हुए तीर हैं, और हम 12 असलहा बरदारों को तीरों से खत्म करना उनके लिए मुश्किल नहीं, क्योंकि वो तादाद में हमसे 10 गुना है। उन्हें यह भी ताकीद की गई है कि काफिले में से कोई मर्द औरत बचना नहीं चाहिए। रजी की बीवी के पूछने पर उसने बताया कि हमारे मतवाजी चलने वालों को एक दूसरे से राब्ता के लिए उल्लू की आवाज़ और एक जगह इकट्ठा होने के लिए मेंढक की आवाज़ के सिग्नल मुकर्रर किए गए हैं। वो कुछ और भी कहना चाहता था कि उसकी सांसें उखड़ गईं, पर वो हाथ नमस्ते के अंदाज में जोड़ते हुए जिंदगी की कैद से आज़ाद हो गया। मैंने काफिले को फौरन आगे बढ़ने का कहा, मगर रजी बोला कि थोड़ा आगे जाकर हम रुक जाते हैं और मैं उल्लू और मेंढक की आवाज़ में ट्राई करूंगा। अगर हम बाकी भाला बरदारों को मारने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हम जंगल से सूरज तुलू होने के बाद ही निकलेंगे, और जब रोशनी फैल जाएगी तो जंगल से बाहर निकलेंगे ताकि तीरंदाजों को देखकर उन पर फायर कर सकें। इंसान जंगलों से निकलकर मैदानी इलाकों में आया तो उसने उन जंगली दरख्तों को काट कर लकड़ी के झोंपड़े बनाए और फिर उन्हीं जंगलात को अपने लिए रोजी का जरिया बनाया। उन्हीं जंगलात से लकड़ी हासिल करके अपनी तवानाई की जरूरियात को पूरा किया। उन्हीं जंगलात के बीजों को खाकर अपने पेट की आग बुझाई। उन्हीं जंगलात से रस हासिल किया। फिर आबादी बढ़ती गई
और जमीन पर जंगलात कम होते गए, वीरानियां बढ़ती गई, मौसम इंसानों पर हैवी होने लगे, जमीन जलजलों से लरजने लगी, गर्मी बढ़ने लगी, जंगली हशरात ने इंसानी बस्तियों का रुख किया। लेकिन उसी जमीन पर अभी भी कुछ जंगलात ऐसे हैं जहां पर जाना या उनमें से गुजरना नामुमकिन है। कुछ जंगलों में अभी इंसानी कबीले आबाद हैं जो बाहर की दुनिया की रंगीनियों से ना आशना हैं, जो तन ढांपने से बेनियाज हैं। वो कबाइल जो किसी मॉडर्न दुनिया के करीब हैं, उनमें कुछ शऊर है, मगर वो भी ना होने के बराबर। मैं जिन कबाइल से गुजरा उनके हालात आपको सुना चुका हूँ। उन जंगलात में रहने वाले कबाइल की बस्तियों को जाने और वापस आने के लिए बाकायदा कोई रास्ते या सड़कें नहीं हैं, बस छोटी छोटी पगडंडियां हैं जिन पर से गुजरना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हाल चकमा कबीले का भी था। वो ये थोड़ा मॉडर्न था, मगर मेन रास्ते पर बांग्लादेशी फौज का कब्जा था और दूसरी सम्मत घना जंगल था जिनसे गुजरकर ये लोग दूसरे कबीलों वगैरह में जाते थे। उन लोगों ने दरख्तों की शाहों को काट कर दरख्तों के बीच एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बनाया हुआ था, जो बिल्कुल सीधा नहीं था बल्कि जिग जैग में था। मैंने रजी से पूछा कि जंगल से गुजरने का ये कोई मुतय्यन रास्ता है जिस पर तीरंदाज हमारा इंतजार कर रहे हैं, और क्या हम रास्ता बदलकर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते? तो रजी बोला कि कोई मुतय्यन रास्ता तो नहीं है, लेकिन बरसों से यहीं से गुजरने की वजह से यही मरवजा रास्ता बन गया है, वरना उसके दोनों अतराफ में जंगल इतना घना और हुदरू पौधे इतने ज्यादा हैं जिन्हें बड़े चाकुओं की मदद से काटे बगैर कोई इंसान नहीं गुजर सकता। इस रास्ते पर तो रुकावट बनने वाले पौधों को कबीले वालों ने काट कर आमदोरफ्त का रास्ता बना दिया है। तकरीबन 100 मीटर चलने के बाद एक जगह हमने काफिले को रोक लिया। रजी ने काफिले के बाईं जानब 10-15 कदम के फासले पर जाकर पहले उल्लू और फिर मेंढक की आवाज निकाली। उल्लू की आवाज के साथ ही हमारे आगे और पीछे 4 मुख्तलिफ जगहों पर वैसी ही उल्लू के बोलने की आवाजें आईं, और मेंढक की आवाज निकालने पर 4 भाला बरदार वहां पर आ गए जहां रजी ने आवाज निकाली थी। मेरी हदायत के मुताबिक रजी ये आवाज निकालकर फौरन ही काफिले में वापस आ गया था। हमें भाला बरदारों की आमद का इल्म पत्तू के चुड़मुराने से हुआ। मेरे आर्डर के मुताबिक मेरे गो कहने पर हमारे टार्चू ने उस जगह का अहाता कर लिया जहां पर 4 भाला बरदार खड़े अपने बुलाने वाले साथी के मुंतजर थे। टार्चों की रोशनी उन पर पड़ी तो साथ ही हम लोगों ने उन पर फायर खोल दिया। वो चारों वहीं ढेर हो गए। हम अपनी इस कामयाबी पर बहुत खुश थे कि हमने ताकुब करने वालों को खत्म कर दिया है। अब हमें पो फटने का इंतजार था। अब आखिरी और बड़ी लड़ाई तीर अंदाजों से होनी थी। पो फट रही थी और परिंदे अपनी खुराक के इंतजाम के लिए उड़ने के लिए पर तोल रहे थे। रजी ने एक जगह मुझे काफिला रोकने का कहा। उसके मुताबिक 30 मिनट तक चलने के बाद जंगल ने खत्म हो जाना था और उस जगह से आगे कहीं भी तीरंदाज छुपे बैठे हो सकते थे। सूरज के तुलू होने के खासी देर बाद जंगल में रोशनी का एहसास होता है। अब हमने जब दोबारा सफर शुरू किया तो सूरज की किरणें दरख्तों के पत्तों से छीन छीन कर आ रही थी। बेआवाज तीरों पर नफरी में हमसे 10 गुना ज्यादा दुश्मन से मुकाबले का एहसास हम सब को ही था। अब मैंने काफिले को इस तरतीब में चलने का हुक्म दिया। सिर्फ 2 थाई और 2 कैसर के साथी उन चारों को काफिले के दोनों अतराफ में 20-20 फुट दूरी पर चलने का कहा, और दरख्तों पर निगाह रखें ताकि तीर अंदाजों को हम पर हमले के वक्त उन्हें खुद पर 2 तरफा फायरिंग के बचाव की वजह से काफिले पर तवज्जो मिलने का मौका ना मिल पाए। दूसरा, उन्होंने खुद को काफिले के गुजरगाह के दोनों जानब मौजूद दरख्तों में छुपाया होगा और उनके लिए यह मुमकिन ना होगा कि अपनी पिछली जानब से भी पत्तों की आड़ ले सके। हमारे मतवाजी चलने वाले साथियों को जंगल में से गुजरना खासा दुश्वार हो रहा था, लेकिन नामुमकिन ना था। और जब अपनी जान पर बनी हो तो फिर ऐसी रुकावटों की कौन परवाह करता है। अपने सब मुसल्ला साथियों को मेरा स्टैंडिंग आर्डर यह था कि उन्हें दरख्तों पर छुपा कोई भी बंदा नजर आए तो फौरन उस पर फायर कर दें, और अगर ऐसी सूरत पेश ना आए तो जब तक मैं मशीन गन से फायर ना कर दूं कोई फायर ना करे, और मेरे फायर के बाद दरख्तों पर मुसलसल फायर शुरू कर दे जब तक कि जंगल से बाहर निकलकर मैं फायर बंद ना कर दूं। इस तरह प्लान करने का मकसद ये था कि दरख्तों पर छुपे तीर अंदाजों को हमारी मुसलसल फायरिंग से तीर चलाने का मौका ना मिल सके। दूसरा, मुझे यह भी खदशा था कि सरदार जो राइफल साथ ले गया था वो और दूसरे फायर आर्म्स खुली जगह पर हमारे लिए खतरा साबित हो सकते थे। इसलिए मैंने रजी को कहा कि हमारे जंगल से निकलने के बाद भी हमारे साथी पीछे छोड़े हुए दरख्तों पर फायर करेंगे, जबकि हम दोनों जो काफिले से आगे चल रहे होंगे सामने का ख्याल रखेंगे। हमारा काफिला आगे बढ़ता जा रहा था। रजी ने मुझे दिखाया कि हमसे 100 मीटर आगे खुली जगह पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी, यानी वहां जंगल खत्म हो जाना था, और उसी 100 मीटर के अंदर तीरंदाज दरख्तों पर छुपे बैठे थे।
भाला बरदार लड़ाके ने भी मरते वक्त यही कहा था कि तीर अंदाजों को हमारे खुली जगह पर पहुंचने के बाद ही तीर चलाने का हुक्म दिया गया है। 100 से ज्यादा तीर अंदाज दरख्तों पर खुद को खास छुपा तो नहीं सकते थे। जब फासला 60 मीटर रह गया तो मैंने अल्लाह का नाम लेकर अपने सामने और साइडों पर अपनी मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी और मेरी फायरिंग के साथ ही मेरे साथियों के आर्म्स भी आग बरसाने लगे। यकीन जानिए, जैसे बेरों से लदे हुए पेड़ पर पत्थर मारने से बेर नीचे गिरते हैं, वैसे ही दर्जनों रंगों से केमोफ्लाज किए हुए चकमा तीर अंदाज गोलियां लगने की वजह से दरख्तों से गिरने लगे। कई तो हमारे इतने करीब गिरे कि हम बड़ी मुश्किल से उनके अपने ऊपर गिरने से बचे। मुख्तलिफ किस्म के आर्म्स के चलने, चिकमा तीर अंदाजों की चीखों और परिंदों के शोर से जंगल गूंज उठा। जिन तीर अंदाजों को मेरी और रजी की गोलियों ने मिस किया, उनको मेरे साथियों की गोलियों ने ढेर कर दिया। मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक हमारे रास्ते के एक एक दरख्त पर मैंने और मेरे साथियों ने मुख्तलिफ जावियों में 4-4 बार फायर किए। हमारा काफिला आगे बढ़ता जा रहा था। यहाँ पर हमीद ने अपनी कारकर्दगी दिखाई और खच्चरों को काबू में रखा। इस दौरान हम पर 8-10 तीर चलाए गए थे। तीर अंदाजों ने यकीनन हमें अपने निशाने पर ले रखा था और इसी इंतजार में थे कि हम उनके तीरों की रेंज में आ जाएं तो वो तीर चलाएं। लेकिन हमारी चलाई हुई गोलियों ने उन्हें इतनी मोहलत ना दी और उनको गोली लगने की वजह से उनके गिरने के वक्त तीर कमान से निकले और इधर उधर जा पड़े। हमारे मोहतात अंदाजे के मुताबिक जंगल से निकलने और हमारी पिछली जानब फायर करने से गिरने वाले तीर अंदाजों की तादाद 95 से ज्यादा थी। खुली जगह पर पहुंचकर जब हम उनकी रेंज से आगे निकल गए, जहां तक जंगल से चलाए गए तीर हम तक ना पहुंच सके, तो मैंने काफिले को रुकने का हुक्म दिया। तमाम काफिले वाले बिल्कुल सही सलामत थे। हमारा जानी नुकसान अभी तक नहीं हुआ था। मैंने सुकून का सांस लिया और मैं अपनी मशीन गन नीचे जमीन पर रखने के लिए झुका ही था कि सामने एक दरख्त से राइफल का फायर हुआ जो मेरे सर के ऊपर से गुजर गया और फिर मुसलसल राइफल का फायर आने लगा। मेरे साथी ऐसी सूरत हाल से नबर्द आजमा होने के लिए मुकम्मल ट्रेंड थे। हम सब चंद सेकंड में पत्थरों की ओट में लेटकर आने वाली फायरिंग का जवाब देने लगे। कैसर क्रॉलिंग करता हुआ खच्चरों की तरफ गया। उसके उन तक पहुंचने से पहले ही दोनों खच्चर फायर लगने से गिर गए। फायरिंग शुरू होते ही खवातीन भी पत्थरों की ओट में छुप कर बैठ चुकी थी। रानी का बेटा बार बार खड़ा होकर हमारी तरफ आने वाले फायर की जानब तीर चला रहा था। मैंने उसे सख्ती से पत्थर की ओट में बैठने का कहा। हम पर शदीद फायरिंग हो रही थी। गोलियों के रुख और फायरिंग की आवाज से मालूम होता था कि कम अज कम 3 राइफलों से हम पर फायरिंग की जा रही है। उस वक्त रोशनी खासी फैल चुकी थी। मुझे एक खतरा यह महसूस हो रहा था कि फायरिंग की आवाज अगर किसी करीबी बांग्लादेशी फौजी चौकी तक पहुंच गई तो वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। मैं और मेरे साथी गैर कानूनी तौर पर बांग्लादेश में दाखिल हुए थे और फिर पेपर मिल में बांग्लादेशी फौजी चौकी पर हमला करके असलहा भी छीना था।